नमस्कार, गुड आफ्टरनून। हार्ट की बीमारी का आज एक नया पहलू आज आपको बताएंगे। हार्ट की पंपिंग कम हो जाए तो क्या करना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है, क्या होता है उसके साथ और कैसे इसका मैनेजमेंट होगा। बड़ा इंट्रिकेट सब्जेक्ट है, बड़े बड़े किताब लिखे गए हैं हार्ट फेलियर के ऊपर। ये हार्ट फेलियर क्या है, क्यों होती है, क्या करना चाहिए, ये दोनों को आप मैच कर मिला लीजिए, समझ लीजिए लो पंपिंग पावर एंड हार्ट फेलियर दोनों एक ही के चट्टे बट्टे हैं। तो मैं आज इनके बारे में बताऊंगा, पर उससे पहले आपको ये भी बताना चाहता हूँ हार्ट की बीमारी के जो आज का ट्रीटमेंट हमारा होता है जनरल हॉस्पिटल में, वो होता है बाईपास सर्जरी। हार्ट हॉस्पिटल में होता है बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी। और हम सावल में इसके ठीक उल्टा चलते हैं, हम बोलते हैं नहीं करने की ज़रूरत है बाईपास सर्जरी, नहीं ज़रूरत है एंजियोप्लास्टी। और अगर कॉम्प्लिकेटेड केस भी हो उसमें भी हम लोग बोलते हैं आप अगर लाइफस्टाइल और दवाई ये दो चालू करते हो आपकी सेफ्टी हो गई। अपने खाना पीना रहन सहन को पूरा कंट्रोल करना है और दवाई को कंट्रोल में लेना है। बस इन दोनों को चालू करते ही आपकी सेफ्टी पूरी हो गई। अब आपका कुछ बिगड़ने वाला काम नहीं होने वाला है। उसके साथ हम लोग ये भी चाहते हैं कि आप अपना ईसीपी करके एक ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। जो हार्ट के पेशेंट्स को ब्लॉकेज होता है उनके साइड में हजारों और ट्यूब होते हैं, उनको हम चालू करते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। और एक डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, कार्डियक डिटॉक्स बोलते हैं इसको। उससे हम लोग ब्लॉकेज का मात्रा को भी कम करवा लेते हैं। तो ये चारों ट्रीटमेंट सावल करवाती है। सावल की शुरुआत 1995 में हम लोग ने किया था और वो शुरुआत हुई थी मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से छोड़ के दिल्ली में मेरी पहली क्लिनिक शुरू की थी। और आज 25 साल होने के बाद इंडिया के करीब करीब हर बड़े शहर में हमारी क्लिनिक्स हैं। 93 क्लिनिक सावल अभी ऑपरेट कर रहा है ऑल अक्रॉस द कंट्री एंड बांग्लादेश एंड नेपाल मिला के। तो हार्ट की बीमारी का जो आज का इलाज है वो हम लोग बोलते हैं आप असली बीमारी के जड़ को हटाइए। और जड़ जो है वो है आपकी ब्लॉकेज का कारण, और कारण को हटा लेंगे तो बीमारी बढ़ेगी नहीं। और बीमारी रिवर्स भी होती है, अगर रिवर्स होती है तो फिर रिवर्सल क्यों ना करें, क्यों हम बॉडी को कटवाना चाहते हैं। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। हमारे खाने में एक आता है जीरो ऑयल कुकिंग, खाने में विदाउट ऑयल का खाना होता है। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि हार्ट की बीमारी का मतलब क्या है और उसमें ये जो पंपिंग पावर वाला चक्कर ये है क्या चीज़। तो मैं आपको कुछ स्लाइड दिखाऊंगा एक एक करके। तो पहले एक बार समझते हैं हार्ट की बीमारी का मतलब क्या होता है। आपको दिख रहा है ये पूरी बॉडी और ये है हार्ट, ये पंप करती है तो यहाँ से ब्लड पूरे शरीर को जाती है। अब देखिए ये हार्ट का पोजीशन देखिए, हार्ट जब पंप करता है तो एक बार फिर से इसको दिखाते हैं पुराने को। ये देखिए ये हार्ट यहाँ पे रखा है छाती में बीचों बीच, थोड़ा सा लेफ्ट के तरफ, और हार्ट के दोनों तरफ होता है लंग्स। हार्ट एक बार पंप करता है तो ये लाल रंग की ट्यूब आपको दिख रहा है, ये पूरे शरीर को ब्लड पहुंचा देता है। एक ट्यूब निकलती है हार्ट से, इसका नाम है एओर्टा, और ये ट्यूब ब्रांच देते रहती है, दोनों हाथ को ब्रांच देती है, एक ब्रेन को ब्रांच देती है, फिर ये यू टर्न लेके छाती में आती है, फिर पेट में आती है, फिर दोनों पैरों को सप्लाई करती है। अच्छा, ये ऑक्सीजन भरा हुआ ब्लड लेके जाती है, पूरे शरीर को देती है। अच्छा, फिर ये ऑक्सीजन जब इसकी खत्म होने लगती है तब ये वापस आने लगती है, तब ये ब्लू ब्लड हो जाता है। आपको दिख रहा है ये रेड ट्यूब के पीछे एक ब्लू ट्यूब भी है। ये सारे ब्लू ट्यूब पैर से, इस हाथ से, ब्रेन से, सब जगह से ब्लड लाके हार्ट को वापस जमा कर देता है। हार्ट फिर क्या करता है, इस ब्लड को भेजता है लंग्स में, लंग्स में ऑक्सीजन भरवा के वापस बुलाता है और फिर अब पूरे बॉडी को देता है। तो एक बार देखते हैं ये हार्ट और लंग्स का रिश्ता कहाँ पे शुरू होता है। देखिए ये आपको मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ, इस पिक्चर को देखिए, ये है हार्ट पूरे बॉडी में। इसने हार्ट ने पंप किया, ये लाल रंग की ट्यूब निकली और ये 1 इंच डायमीटर का ट्यूब होता है। ये जैसे ही पंप करता है तो इससे एक ट्यूब निकलता है, राइट हैंड को चली जाती है, एक ब्रेन को चली जाती है, एक इससे और ब्रांच ब्रेन को जाती है, एक ब्रांच हार्ट में चली जाती है, फिर ये यू टर्न लेके छाती में, पेट में, पूरे बॉडी को देगी। अब इधर देखिए इस हाथ से ब्लड आया ब्लू ट्यूब से, ब्रेन से आया ब्लू ट्यूब से, इधर से ब्लू ट्यूब से, पैरों से ब्लू ट्यूब से, सारे ब्लड को जमा कर दिया हार्ट को। हार्ट इस ब्लड को भेजेगा दोनों तरफ, फेफड़े में, लंग्स में। आपको दिख रहा है लंग्स का 3 पार्ट है, एक नीचे का, एक उसके ऊपर, एक उसके ऊपर। ये लंग्स में सारा ब्लड पहुंचा, ऑक्सीजन भरा, हमने सांस लिया, उसमें ऑक्सीजन भरी और ऑक्सीजन भर के ब्लड वापस आई हार्ट को, और हार्ट अब क्या करेगा, इसको पंप कर देगा। अब आप देखिए हार्ट में 2 तरह की ब्लड है, एक तो ब्लू ब्लड जो कि पूरी बॉडी से आ रहा है,
और एक रेड ब्लड जो कि बॉडी को जाएगा, तो दोनों हार्ट के अंदर है तो मिक्स तो नहीं हो जाएगा ना, नहीं हो। इसके लिए कुदरत ने हार्ट पे कुछ चेंबर्स बनाए हैं। तो मैं आपको अब हार्ट को चाकू से काट के दिखाना चाहता हूँ। देखिए हार्ट को चाकू से काट के दिखा रहा हूँ। ये है हार्ट का 4 चेंबर होता है। देखिए ये एक पिलर है जो कि पूरे हार्ट को आधा आधा करता है, और एक इधर पिलर है जो हार्ट को आधा आधा करता है। तो 4 चेंबर हो गए, 1 2 3 और 4। ये 4th चेंबर जो है इसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंबर है हार्ट का, सबसे मोटा भी। आप दिख रहा है कितनी मोटी है इसकी दीवार। अब देखिए हार्ट काम कैसे करता है। पूरे बॉडी की ब्लड ये ब्लू वाली ट्यूब से आई और ये ब्लू वाली ट्यूब से आई हार्ट में, चेंबर 1 में जाके जमा हो गया। चेंबर 1 जब पंप करेगा, इसको बोलते हैं वाल्व। इस वाल्व के थ्रू ये ब्लड आ जाती है 2 में। 2 जैसे ही पंप करेगा तो यहाँ से एक ब्लड ट्यूब निकलता है, इसको इसमें एक वाल्व लगा हुआ दिख रहा है। ये जाती है लंग्स में ले जाके ब्लड को। लंग्स में ऑक्सीजन भर गया तो ये 2 ट्यूब और ये 2 ट्यूब से आ जाएगी चेंबर 3 में। अब ये रेड हो गया ब्लड। अब ये चेंबर 3 इसको पंप किया 4 में, और 4 ने जब पंप किया तो ये रेड वाली ट्यूब पूरे बॉडी को सप्लाई करेगा। फिर से देखिए आप, ये पूरे बॉडी से ब्लड आ रहा है ब्लू वाली, ये चेंबर 1 में। इधर पैरों से भी ब्लड आ रहा है 1 में। 1 ने पंप किया, ये 2 में गई। 2 ने पंप किया, ये ब्लू ब्लड को चला गया लंग्स में। ऑक्सीजन भर के 3 में आया, रेड हो गया, आप दिख रहा है। और ये अब जा रहा है नीचे चेंबर 4 में, और चेंबर 4 जब पंप करती है तो पूरे बॉडी को जाती है। तो अब ये पंपिंग पावर का मतलब क्या है, मतलब क्या है आपको समझाऊं। ये चेंबर 4 दिख रहा है, एक बार बड़ा हो रहा है एक बार छोटा हो रहा है। जब बड़ा होता है तो उसमें 100 ब्लड है, और छोटा है तो 40 ब्लड है। अब बताइए कितनी ब्लड फेंका इसने, 40 है बाद में और शुरू में 100 है, तो 60 को फेंका। इसको बोलते हैं इजेक्ट करना। इजेक्ट मतलब बाहर फेंकना। आपने देखा कैसेट प्लेयर में इजेक्ट लिखा होता है। इजेक्ट का क्या मतलब है, बाहर फेंकना। तो ये हार्ट का चेंबर 4 जब पंप करता है तो कितना परसेंटेज ब्लड को बाहर फेंकता है, इसको बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। तो नॉर्मल एक आदमी का 60% इजेक्शन फ्रैक्शन होता है। इसके लिए हम लोग कभी कभी इसको, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकली पूरे बॉडी को ब्लड भेजता है, तो इसलिए हम लोग कभी कभी इसको खाली ईएफ बोल देते हैं। इसका एक्चुअल नाम होना चाहिए एलवीईएफ, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन। तो ये ध्यान रखिएगा इस बात को। हार्ट जब एक बार पंप करती है तो पूरे बॉडी को ब्लड जाती है। एक बार आपको मैं फिर से अपने तरफ से दिखाना चाहता हूं। इस पिक्चर को देखिए, ये देखिए हार्ट एक बार इतना बड़ा है हार्ट, और जब पंप कर दिया, इसमें 100 ब्लड है, पंप किया तो 40 है, तो कितनी बार फेंका, 60 बार फेंका। ये हार्ट पंप करता रहता, पंप करता रहता। तो हर बार ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका 60% ब्लड पूरे बॉडी को चला जाता है। कितने बार पंप करता है हार्ट, 72 टाइम्स इन अ मिनट। 1 मिनट में 72 टाइम्स पंप करता है, और 72 टाइम्स ये ब्लड पूरे बॉडी को जाता रहता है, और इसी को बोलते हैं पल्स। तो एनीवे हार्ट का काम है पंप करना, पूरे बॉडी को ब्लड पहुंचाना। अब ये हार्ट में डैमेज कैसे होता है, पंपिंग गिरेगा कब। आप सोचिए हार्ट ऐसे ऐसे पंप कर रहा है, अगर ये हिस्से को मैं डेड कर दूं तो नेचुरली पावर थोड़ी कम हो गई। तो इसको बोलते हैं लो इजेक्शन फ्रैक्शन। पंपिंग पावर नॉर्मली 60 से 65 होनी चाहिए, और जिसका हार्ट का एक हिस्सा डेड हो गया, डैमेज्ड हो गया, फिर उसका पावर कम हो गया, इसको बोलते हैं लो इजेक्शन फ्रैक्शन। तो ये क्यों होती है, इसका मेजर कारण है हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक क्यों होती है, ब्लॉकेज बढ़ती जाती है, तो एक दिन ब्लॉकेज के ऊपर जो पर्दा होता है वो फट जाता है। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए एक बार ये हार्ट कैसे पंपिंग करता है और कैसे इसमें ब्लॉकेज आती है। अब देखिए हार्ट जब पूरे बॉडी को, अब हार्ट को वापस मैंने जोड़ दिया, काटा हुआ वाला बंद कर दिया, अब हार्ट को दिखा रहा हूं मैं। हार्ट जब पूरे बॉडी को ब्लड भेजा ये ब्लू वाली, ये रेड वाली ट्यूब से, तो अपने लिए 3 ट्यूब लेता है ये हार्ट मसल्स के लिए, एक राइट में, एक लेफ्ट में सामने की तरफ, एक लेफ्ट के पीछे की तरफ। और इन 3 ट्यूब के अंदर फैट जम जाती है, चर्बी जम जाती है, और चर्बी जमते जमते एक दिन इतना ज़्यादा जम जाता है कि हार्ट को सप्लाई नहीं मिल पाता है। और ये 3 ट्यूब हैं, इनके ब्रांचेस हैं, आपको दिख रहा है, ये हार्ट को ब्लड देता है। और ये देखिए ये ब्लड के अंदर, ये जो ट्यूब्स के अंदर ब्लॉकेज कैसे बन रहा है। ये 0 ब्लॉकेज है, 10 ब्लॉकेज, 20 ब्लॉकेज, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ब्लॉकेज 80 तक हो जाए, मरीज को पता नहीं चलता। फिर पता भी चल जाए और वो ध्यान नहीं देता है, तो एक दिन ये ब्लॉकेज बस्ट कर जाता है। नोट की गड्डी में नोट घुसाते जाएंगे, रबर बैंड एक दिन फट जाएगा। जैसे ये बस्ट करेगा यहाँ पे एक क्लॉट आ जाएगी, और क्लॉट आते ही ये ब्लॉकेज बन जाएगा 100%। इसको देखिए ये हार्ट अटैक हो गया, ये 100% हो गई ब्लॉकेज। 100 ब्लॉकेज होते ही हार्ट का एक हिस्सा डेड हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ये देखिए कैसे डेड होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। हार्ट का एक हिस्सा इसमें डेड हो जाता है। जैसे ही ये क्लॉट आई है, देखिए ये ट्यूब को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्लॉट आ गई है।
ये क्लॉट को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया हूँ, ये क्लॉट आ गई और ये हार्ट का एक हिस्सा इमीडिएटली डेड हो गया, ये इमीडिएटली डेड हो गया, ये है हार्ट अटैक। अब जैसे ही हार्ट का हिस्सा डेड होगा तो हार्ट का एक हिस्से पंप नहीं करेगा तो हार्ट की पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी। आदमी बोलता है सर ये पंपिंग कम ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि हार्ट अटैक हो ही नहीं। अब बोलते सर वो कैसे संभव है? उसका सिंपल रीजन है कि ब्लॉकेज बढ़ाओ मत। ब्लॉकेज बढ़ाओगे तो ये पर्दा खींचता जाएगा और एक दिन फटेगा। अगर ब्लॉकेज आपने बढ़ाना बंद कर दिया, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज, तो आपका हार्ट अटैक होने का चांस बहुत कम हो जाता है। और अगर ब्लॉकेज को कम करना चालू किया रिवर्सल, तो फिर तो हार्ट अटैक होगा ही नहीं। तो याद रखिए हार्ट अटैक को हमें रोकना है। एक बार हो भी गई है, लो पंपिंग हो भी गई है, तो भी दोबारा ना हो, क्योंकि वो जान खतरा ले सकता है आदमी, उसका खतरा आ जाता है लाइफ के ऊपर। तो चलिए आपको एक बार मैं समझाना चाहता हूँ। हमारी कंसेप्ट बहुत सिंपल सी है कि ब्लॉकेज के जो मेजर कारण है वो सारे कारणों को हमको रेड से येलो से ग्रीन में लाना है। रेड मतलब ब्लॉकेज बढ़ रहा है, आप हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं। रेड लाइट में गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा, येलो में थोड़ी चांस कम है और ग्रीन में तो एकदम ही नहीं है। तो हम चाहते हैं आप ग्रीन में आ जाओ और उससे, और एक कारण नहीं, सारे के सारे को लाना होगा ग्रीन में। ये जितने सारे ब्लॉकेज के कारण हैं ये सब को आपको ये जैसे हम एक ड्रम का एग्जांपल देके हर वक्त समझाते हैं, ये ड्रम में 15 छेद है और सारे छेद को बंद किया तब ड्रम भरेगा। मतलब ये सारे रीजंस को एक साथ ठीक रखेंगे। आप एक्सरसाइज भी करिए, वॉक भी कीजिए, योगा भी कीजिए, फ्रूट वेजिटेबल खाइए, स्ट्रेस कम कीजिए, वेट कम कीजिए, अल्कोहल बंद कीजिए, स्मोकिंग और टोबैको बंद कीजिए, बीपी शुगर कंट्रोल कीजिए और कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड की सप्लाई बंद कीजिए, तो आपका बात बन जाएगा। और यही हार्ट के पेशेंट को हम लोग सिखाते हैं, सारे कारणों को आप ठीक कर लो तो हार्ट अटैक का चांस ही खत्म हो जाएगा। और आदमी बोलता है सर मेरे को ब्लॉकेज पता करना है, तो आजकल हम लोग बोलते हैं सीटी एंजियोग्राफी कराओ। तार वाली एंजियोग्राफी अब बैकडेटेड हो गई है, पुरानी बात हो गई है। एक आदमी के अंदर तार घुसा के चेक करेंगे, क्यों भाई, जब बाहर से आप चेक कर सकते हो। तो ये टेस्ट आजकल सबसे अच्छी है। आपको ब्लॉकेज कभी भी पता करना है तो दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। चलिए आगे चलते हैं। आपने कभी ये भी सुना होगा हार्ट अटैक होता है माइनर हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक। इसका क्या मतलब है? देखिए एक बार सोच के देखिए, ये 3 ट्यूब है और इनके अंदर ब्लॉकेज होगी। आप बताइए कहां पे ब्लॉकेज हो सकता है? आंसर है कहीं पे भी हो सकता है। अब देखिए ब्लॉकेज मान लेते हैं इस पोजीशन में है और 100 हो गया, तो मरेगा कितना सा? इतना सही तो ब्लड नहीं मिलेगा इतना सा एरिया को, बाकी तो हार्ट जिंदा रहेगा। तो ये हो गया माइनर हार्ट अटैक। और अगर ये ब्लॉकेज यहां नहीं होके यहां हो और हार्ट अटैक हो जाए यहाँ पे, तो ये पूरा एरिया मारा जाएगा, तो इसको बोलते हैं मेजर हार्ट अटैक। और अगर ब्लॉकेज यहाँ पे हो तो मैसिव हार्ट अटैक होगा, बहुत सारा, क्योंकि ये भी गया और ये भी गया, तीनों में से 2 ट्यूब चली गई तो आदमी मर भी सकता है। तो याद रखिएगा हार्ट अटैक का कितना बड़ा हार्ट अटैक है वो डिपेंड करता है आपका कहाँ पे एरिया, कौन सा मरा, कौन सा एरिया में डेड हुआ। तो अगर अब मैं इसको समराइज करूं तो नॉर्मल हमारा कितना हार्ट का पंपिंग होता है, ये देखिए नॉर्मल हार्ट पंप्स अबाउट, ये जो चेंबर 4 या लेफ्ट वेंट्रिकल 60% इसकी पंपिंग होती है। इसका मतलब 60% ब्लड को बाहर फेंकता है। दिस इज कॉल्ड द पंपिंग पावर ऑफ द हार्ट। इसी को बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, इसी को बोलते हैं LVEF या लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन, और कभी कभी खाली बोल देते हैं EF, इजेक्शन ऑफ द हार्ट। ये कम कब होता है? जब 100% से ज्यादा ब्लॉकेज हो जाती है, 100% ब्लॉकेज हो जाती है तो सप्लाई 0 और हार्ट का एक हिस्सा गया। अगर माइनर अटैक हुआ तो पंपिंग 60 के जगह 55-50 आ जाता है, और मेजर अटैक हुआ तो 30 तक चली जाती है हार्ट की पावर, और अगर मैसिव अटैक हो तो बिलो 30 हो जाती है। आप समझ के चलिए, जब बड़ा और भी बड़ा हार्ट अटैक हो तो हार्ट की पंपिंग 20 तक आ जाती है। अच्छा, कभी एक हार्ट अटैक हुआ तो हार्ट की पंपिंग थोड़ी कम होगी, अब एक दूसरे ट्यूब में हार्ट अटैक हुआ तो पंपिंग, तो मे बी मल्टीपल अटैक के बाद भी पंपिंग कम हो सकती है। तो अब आपको मोटी मोटी बात समझ आई कि हार्ट का बीमारी में ये इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल क्या होती है और पंपिंग पावर कम हो जाए तो इसका क्या मतलब होता है। तो अब आपको स्लाइड दिखाता नहीं हूं मैं, अब अपने को स्लाइड आपने देखा है। तो चलिए अब मोटी बात आपको समझ आ गई कि हार्ट की बीमारी में हार्ट की पंपिंग कम होने का मतलब यह है, मेनली इसका जो मेजर कारण है वो हार्ट अटैक होता है। जैसे ही हार्ट अटैक हुआ हार्ट का एक हिस्सा डेड हो जाता है, डैमेज्ड हो जाता है, वो पंप नहीं कर पाता, तो हार्ट की पावर कम हो जाती है। अब ये जो पंपिंग कम होता है तो इसके वजह से नुकसान क्या होगा, फर्क क्या होगा, वो आपको समझाना चाहता हूं। देखिए हार्ट का चेंबर 4 पंप किया और इसमें से 60 ब्लड बाहर चला गया। अब जैसे ये खोलेगा तो फिर 60 आएगी इसमें, और वो आएगा कहां से? लंग से आएगा सब।
अच्छा, लंग्स क्या करता है, 2 लंग्स है आपको मालूम है, दोनों तरफ एक एक, तो 30 ये दे देता, 30 वो दे देता, 60 पहुंच गई, फिर हार्ट पंप किया, फिर आके बोला और 30 दो, फिर दोनों ने 30 दिया, तो हार्ट के दोनों लंग्स ने 30% ब्लड दिया, वो 60 को बाहर फेंक दिया। अब हार्ट की ऐसे पंप कर रहा था और ये हिस्सा डेड हो गया, अब हार्ट की पावर 30 हो गई। अब ये बोलता है मैं 30 पंप कर पाऊंगा, तो फिर दोनों लंग्स को बोलता है भाई 30 तो नहीं चाहिए, तुम 15 दे दो, तुम 15 दे दो। लंग्स ने 15 तो दिया, पर 15 जो बाकी उसके पास रह गया वो लंग्स में जम जाएगी, और लंग्स में पानी जब जम जाती है, जब फ्लूइड जम जाती है, लिक्विड जम जाती है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी इडीमा। ये टर्म को याद रखिएगा, इसको मैं बार बार यूज कर लूंगा। पल्मोनरी इडीमा मतलब, आपने इडीमा सुना है कभी? पैर फूल जाता है, पैर में उंगली डालो तो दब जाता है, इसको बोलते हैं पेडल इडीमा, लेग का इडीमा। पानी जम जाना, लिक्विड जम जाना, तो लंग्स में जब लिक्विड जम जाए इसको बोलते हैं पल्मोनरी इडीमा। लंग्स में इडीमा हो गया, लंग्स में पानी जम गई। हम लोग कभी कभी पेशेंट को समझाने के लिए बोलते हैं आपके लंग्स में पानी भर गई है, तो लंग्स में पानी भर जाएगा। लो इजेक्शन फ्रैक्शन का मेजर प्रॉब्लम है कि लंग्स में लिक्विड ओवरलोड हो जाएगी, लंग्स में पानी जम। अच्छा, लंग्स में पानी जम जाए तो दिक्कत क्या? अरे भाई सांस कैसे लोगे आप? सांस जब ले रहे हैं तो ऑक्सीजन जा रहा है लंग्स में, वहां पे एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन का। अब लंग्स में जब पानी भर जाए तो ऑक्सीजन तो जा ही नहीं पाएगा, तो फिर हमको सांस फूलने लग जाएगा। बस ये हमारा मेजर प्रॉब्लम है। लो इजेक्शन फ्रैक्शन में यही होती है कि लंग्स में पानी भरने की वजह से हम सांस नहीं ले पाते। एक तो हार्ट की बीमारी है ये ब्लॉकेज वाली, उसके संग ये ऊपर और आ गया कि हार्ट की पावर कम होने की वजह से लंग्स में पानी जम जाए और ये आदमी को डबल मार पड़ गई, तो इसको ये बहुत सीरियस कंडीशन माना जाता है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, लो इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब क्या होता है। चलिए, अब ये जब ये लो इजेक्शन फ्रैक्शन होगा तो क्या क्या हो सकता है वो सोचते हैं। अच्छा, पानी जब जमेगा तो ऐसा नहीं कि पूरे लंग्स में एक साथ जम जाएगा, थोड़ी सी जमेगी। अच्छा, अगर हम बैठे रहते हैं तो पानी किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, तो लंग्स का नीचे का हिस्सा भर जाता है, 1/3 ऑफ द लंग फिलअप हो जाए तो क्या होगा? उस जगह में ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होगा, पर लंग्स के पास तो अभी बहुत बाकी है। तो ऊपर वाले जो चेंबर, ऊपर वाले जो पार्ट है लंग्स का, 1/3 बंद हुआ तो 2/3 चालू है, उससे काम चला लेता है, आदमी को तकलीफ नहीं होती है। और थोड़ा पानी जमे, जब आधा से ऊपर भरने लग गया लंग्स में पानी, अब आदमी को सांस फूलना चालू हो जाता है, थोड़ा मेहनत करने जाता है सांस फूल जाता है। और अगर ये पूरी तक भरने लग जाए और भी भरने लग जाए, 70-80% भरने लग जाए, अब तो बस 20% रह गई सांस लेने के लिए, वो आदमी को इतनी सांस फूलने लग गई बैठे बैठे, इसको बोलते हैं लो इजेक्शन फ्रैक्शन लीडिंग टू हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब नहीं है कि हार्ट एकदम जीरो खत्म हो गई, नहीं, हार्ट पूरा कर नहीं पा रहा है, हार्ट पंप कर पा रहा नहीं है और इसकी वजह से लंग्स में पानी जम जा रहा है, सांस फूल रही है, इसको बोलते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। कंजेशन मतलब क्या है? गाड़ी सामने खड़ी होगी तो पीछे तो कंजेशन हो जाएगा ना, तो हार्ट जब पंप नहीं करेगा तो हार्ट के पीछे लंग्स है और लंग्स में पानी जम जाएगा तो लंग में कंजेशन हो गया, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ये इसका नाम है, याद रखिएगा, CHF। तो लो पंपिंग के वजह से क्या हुआ ना, लंग्स में कंजेशन हुआ और इसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो हार्ट की पंपिंग कम होने की वजह से हमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के चांसेस बहुत बड़ा हो जाता है। और उस वक्त करना क्या है? जब पूरा सांस फूलने लग जाता, बैठे बैठे सांस फूल रहा है, अब इस जगह हमारी कोई रूल नहीं रहता, हम चाहते हैं अब आप हॉस्पिटल चले जाओ और इमीडिएटली एडमिशन करो। हॉस्पिटल वाले करेंगे क्या? वो सोचते हैं हॉस्पिटल में आप पहुंच गए, एडमिटेड हो गए, उन्होंने बोला साहब आपके लंग्स में, जैसे ही वो स्टेथोस्कोप लंग्स में चलाते हैं उसको समझ आ जाता है लंग्स में पानी भर गई है, तो क्या करेंगे वो? पहले तो आपको बैठा देंगे ऐसे तरीके से कि आपका पीठ स्ट्रेट हो जाए, लिटाएंगे नहीं, हॉस्पिटल में लिटा देते हैं पेशेंट्स को। हार्ट के कंजेस्टिव फेलियर या लो इजेक्शन फ्रैक्शन वाले, पंपिंग पावर कम वालों को वो लोग लेटाते नहीं है, बेड को ऊंचा कर देते हैं, बेड का हेड एंड, तो ऐसे करके लेटा देते हैं जैसे सोफे में आप बैठे हो, तो लंग्स में सारा पानी नीचे जमे, थोड़ा बहुत भी ऑक्सीजन चले तो एक बार जान तो बचे। अब वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं आपको अलग से, ऑक्सीजन लेने लगा तो थोड़ा सा और ऑक्सीजन गई। अब वो क्या कर सकते हैं? वो पानी को निकालना पड़ता है, तो वो लोग लैसिक्स करके एक इंजेक्शन देते हैं। कभी कोई का ऐसा काम पड़ा हो कि हॉस्पिटलाइज हुआ लो इंजेक्शन फ्रैक्शन या कोई रिश्तेदार हुआ, तो उन लोग क्या करते हैं? एक दवाई देते हैं जिससे खूब पानी निकले, खूब यूरिन बने, किडनी पे इतना प्रेशर डाला कि खूब पेशाब निकालता गया। जब वो पानी खत्म होने लगी तो लंग से पानी सूखना चालू हो गया, और जैसे ही पानी 2-3 घंटे में कम हो गई लंग्स में, पेशेंट बोलता मैं तो ठीक हो गया, मेरे को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर उस वक़्त वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचता तो जान का खतरा था। तो इस जगह में मैं हॉस्पिटल को मानता हूं जब वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लास्ट स्टेज में रहे। हार्ट फेलियर के भी न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन ने बहुत सारे स्टेजिंग करके रखा है। जब आपको बैठे बैठे हो तो क्लास 4 मानते हैं हम लोग, बैठे बैठे सांस फूल रहा है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत मेहनत करते ही सांस फूल रहा है, वो क्लास 3 हो गया। और चलने की स्पीड लेने से सांस फूल रहा है तो क्लास 2 हो गया। और चल फिर रहे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत फेलियर है तो उसको बोलते क्लास 1। तो जब तक आप 3 या 4 में चले गए तब अब आपको एडमिशन वाली बात सोचनी पड़ेगी। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब इतनी सांस फूले लो इजेक्शन फ्रैक्शन वालों को, तो आपको फिर डिले करने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है ऐसे पेशेंट कितने हैं, और ये रिपीटेड होता है। एक आदमी को एक बार हमने लंग्स में पानी निकाल दिया, घर गया, फिर दवाई खाया नहीं, फिर गलत खाना खाया और फिर तरीके से नहीं चला और फिर लंग्स भर गई। मेरे पास एक ऐसी लेडी आई थी जो हर साल 5-6 बार एडमिटेड होता था। घर वाले जैसे ही सांस फूलता घर वाले ले जाते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में वो जाती थी, वो 1 दिन या 2 दिन वो लोग रखते थे हॉस्पिटल में, वो सारा पानी निकाल के पेशेंट बोलता था मैं ठीक है, बोला घर चले जाओ। तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक हार्ट फेलियर। एक बार एक संग हो जाए इसको एक्यूट हार्ट फेलियर, और जब बार बार आने लगता है ये इस तरह का मरीज तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक हार्ट फेलियर। आपको मालूम है अमेरिका में ऐसे कितने लोग हैं? हमारे कंट्री में तो नंबर्स हम लोग को मालूम नहीं है क्योंकि इतना स्टैटिस्टिक्स नहीं है, पर अमेरिका में करीब 55 लाख लोग इस स्टेज में है कि उनकी पंपिंग कम है और हर साल एक आध बार एडमिशन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। और ऐसे लोगों का जो खर्चा है अमेरिका में, एक दिन अगर हॉस्पिटल में हार्ट फेलियर लेके एडमिट हुए तो आपका 10 से 50 लाख तक खर्चा करा सकते हैं वो लोग। 50 लाख रुपीज़ इंडियन वैल्यू में मैं बता रहा हूँ, अमेरिकन वैल्यू में आप सोच नहीं सकते, $1 लाख तक खर्चा करवा देते हैं एक एडमिशन में। तो याद रखिए ये बीमारी बहुत खतरनाक होता है, लो इजेक्शन फ्रैक्शन में होती है हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, और वो होना नहीं चाहिए। चलिए आगे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी रखे हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगा अब आगे डॉक्टर क्या कर सकता है हॉस्पिटल में। आपको ऑक्सीजन दिया और उसके बाद उन्होंने टैबलेट भी देना होता है, या हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज हो गए, अब आप डॉक्टर को बोलते हैं सर आप क्या करना चाहते हो करो, तो हम लोग एक डायूरेटिक करके दवाई देते हैं। डायूरेटिक मतलब जिससे खूब पेशाब निकले, और इसमें 4-5 तरह की डायूरेटिक होती है। आपने नाम अगर इसके ऐसे लूप डायूरेटिक बोलते हैं, थायराइड डायूरेटिक बोलते हैं, तो आपने अगर नाम सुना है तो इनके 2-4 कॉमन नाम बता दूं, डाइटोर, टाइड, एमीफ्रू, लैसिक्स, लैसिलेक्टोन, फ्रूसेमाइड, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जो दवाई हार्ट के पेशेंट्स को हम लोग देते हैं, जिनका भी लो पंपिंग रहता है कि जितना पानी जमता गया लंग्स में उसको बाहर निकालते रहो। पर याद रखिए ये दवाइयाँ छोड़ने वाली दवाई नहीं है, इसको कंटिन्यूअस लेना पड़ेगा। और इसके साथ अगर हम लोग ब्लड प्रेशर हाई है तो ब्लड प्रेशर की दवाई देते हैं, और अगर उसके संग पेशेंट लेट नहीं पाता तो उनको हम लोग सीधा करके लेटाते हैं और उनका हेड एंड को ऊंचा कर देते हैं। तो ये सब हम लोग को करना पड़ता है। पेशेंट 2-3 घंटे में अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उनको एडमिट भी करना पड़ता है। पर अब आगे ऐसा ना हो उसके लिए पेशेंट को क्या समझना पड़ेगा? 2 चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एक तो पेशेंट को ये समझना पड़ेगा एक बार हार्ट अटैक हो गई, पंपिंग गिर गई, अब दोबारा हार्ट अटैक ना हो उसका पहला बंदोबस्त ये लॉन्ग टर्म का सोचना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना है? सावल जो बता रहा है कि ब्लॉकेज के कारण को हटाओ, खाने में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बंद करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस कम करो, योगा करो, ग्रीन वेजिटेबल खाओ, ये सब तो आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके साथ हम लोग ये भी चाहते हैं कि पेशेंट को और एजुकेट करें कि उनको पानी कम पीना है, उनको मालूम होना चाहिए लो पंपिंग पावर में और क्या क्या प्रिकॉशन लेना। सबसे बड़ी जो लो पंपिंग पावर में है वो है पानी कम पीना चाहिए, क्योंकि पानी जम रही है और पानी बाहर से सप्लाई देते जाओगे तो फिर तो जल्दी जम जाएगी। ये बात को ध्यान रखना है। और एक चीज़ समझना है कि कभी भी ब्लड प्रेशर हाई होने नहीं देना है। अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा तो लो पंपिंग पावर से लंग्स में पल्मोनरी एडीमा बहुत जल्दी बन जाएगा। जैसे आप सोच के देखिए 120 ब्लड प्रेशर है, हार्ट जब पंप करेगा तो उसको 121 बनाना होगा प्रेशर, तब जाके उसमें ब्लड डाल पाएगा पूरी बॉडी को। आपने 150 बना दिया ब्लड प्रेशर तो उसको 151 बनाना, उसको जोर लगाना पड़ेगा। एक तो बीमार है और उसको फिर डबल काम कराओगे तो लंग्स में बहुत जल्दी पानी जम जाता है। तो कभी भी याद रखिएगा लो पंपिंग पावर के ब्लड प्रेशर कभी हाई नहीं होनी चाहिए, नंबर 1 रीजन। दूसरा हो गया पानी कम पीना चाहिए, तीसरा नमक कम खाना चाहिए। ये 3 तो नहीं, अगर कोई कार्डियोलॉजिस्ट बताता है तो ब्लंडर कर रहा है। अगर
कोई के हार्ट की लो पंपिंग पावर है, और ये 3 बात उसको नहीं बताया गया, तो आप समझ लीजिए कार्डियोलॉजिस्ट को पनिशमेंट होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब ये पंपिंग क्यों कम हुआ, आदमी बोलता क्यों कम हुआ, तो इसके सबसे बड़ी कारण जो है, मैं स्लाइड दिखाना चाहता हूँ, यहाँ स्लाइड दिखाने का है, हाँ स्लाइड में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ मेजर रीजंस ऑफ लो इजेक्शन फ्रैक्शन। पहला तो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब आपको हमने बताया था 100% ब्लॉकेज। जब ये ब्लॉकेज 100% हो जाता है तब इसको बोलते हैं हार्ट अटैक होते ही हार्ट की पंपिंग गिर जाती है, और इसको इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी भी बोला जाता है। सेकेंड हो गया हाई ब्लड प्रेशर से भी ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो, और हाई ब्लड प्रेशर हो तो जल्दी से जल्दी फेलियर में चला जाता है आदमी। और इसके साथ याद रखिएगा एक और बीमारी है, इसको बोलते हैं इडियोपैथिक कार्डियोमायोपैथी। आपने सुना होगा। इसमें होता क्या है, ये थोड़ा तो रेयर है, 100 में से एक भी नहीं होता होगा, 1000 में से एक होता होगा, पर इसमें होता क्या, पंपिंग पावर गिर जाती है और ब्लॉकेज भी नहीं होता है। एक तो होता है ब्लॉकेज की वजह से हार्ट की पंपिंग गिरी, और इडियोपैथिक कार्डियोमायोपैथी में इसमें ब्लॉकेज का रीजन ही नहीं मालूम होता है। माना जाता है बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स खराब हो जाते हैं उसकी वजह से है, और एक लो इजेक्शन फ्रैक्शन वाल्व की प्रॉब्लम से भी होता है, पर वाल्व की प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो याद रखिएगा हार्ट अटैक का जो लो पंपिंग पावर उसको हम लोग ठीक रख सकते हैं, उसको हम इंप्रूव करवा सकते हैं सॉल्व में। सिर्फ ये वाल्व की प्रॉब्लम हो तो हमें रिफ्यूज करना पड़ता है, हम बोलते हैं देखो वाल्व का प्रॉब्लम है, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको, आई एम सॉरी अबाउट इट। चलिए अब एक बार सोचते हैं कि ये जो पंपिंग पावर कम हो रहा है इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, आदमी बोलता सर जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो मुझे बताइए। जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो आप समझिए, वो क्या है कि आपको ये देखना है कि आप समझ जाओगे कि आपके लंग्स में पानी जम रहा है कि नहीं। हार्ट के पेशेंट्स को मैं बोलता हूँ आप खुद समझ सकते हो पानी जमा या नहीं जमा। तो बोलता है मुझे कैसे मालूम पड़ेगा पानी जमा कि नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा समझिए। पानी अगर जमेगा तो आपका वजन बढ़ेगा। आप एक काम करिए, एक नॉर्मल आदमी आप मान लेते हैं, एक बार वजन किया अपना और एक गिलास पानी पी के फिर वजन कीजिए, 200-300 ग्राम जो बढ़ाया पिया था वो बढ़ जाएगी वजन। तो लंग्स में अगर पानी जम जाए तो आदमी का वजन बढ़ जाता है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जो जिनकी लो पंपिंग पावर है, आप अगर पल्मोनरी इडिमा या हार्ट फेलियर अवॉइड करना चाहते हो तो क्या करना है, आपको एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल वेइंग मशीन खरीदना पड़ेगा और जिसमें 100-100 ग्राम तक मेज़र हो जाए। अब क्या करिएगा आप, हर दिन ब्रेकफास्ट से पहले और लैट्रीन जाने के बाद, मतलब सुबह गए लैट्रीन और खाना नहीं खाया उस वक्त अपना वजन करिए। हर दिन सेम कपड़े पहनने होने चाहिए और हर दिन वजन करिए। अब देखिए आपका वजन कोई 100 ग्राम बढ़ गया, 100 ग्राम घट गया, नो प्रॉब्लम। जहां 500 ग्राम या 1 किलो बढ़ गया, आप समझ जाइए कि पानी इतनी जम गई है, लंग्स में पानी जमने लग गई है। जैसे ही 1 किलो बढ़ा तो मैं अपने हार्ट के पेशेंट को समझा देता हूँ, ये एक्स्ट्रा टैबलेट है इमरजेंसी के लिए, इसका नाम है लैसिक्स। जैसे ही आपने देखा 1 किलो वजन बढ़ा, एक लैसिक्स खा लीजिए और वो लैसिक्स करेगा कि आपका खूब पेशाब बढ़ाएगा। नेक्स्ट 2-3 घंटे में खूब पेशाब जाएगा आदमी, और वो पानी जो 1 किलो बढ़ा था वो पानी निकल गई, लंग्स क्लियर हो गई, पेशेंट एक इमरजेंसी से बच गया। तो ये बात अगर आप समझ सकते हैं तो ये आगे आपके बहुत काम में आने वाली है। इस बात को आप बड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप अपने आप को ये करो, हर दिन वजन करो, और अगर 1 किलो से ज़्यादा वजन बढ़ गया तो आप समझ जाइए लंग्स में पानी जम रहा है और इमीडिएटली उस पानी को निकाल के आपको वजन को वापस नहीं चलाना है। तो इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो एडमिशन है, मुझे याद है वो लेडी मैं आपको बता रहा था जिनका साल में 6 एडमिशन होता, 3 साल में एक भी एडमिशन नहीं हुआ इसके बाद। क्यों? क्योंकि उनको हमने ये सिखा दिया, बोला 1500 की एक मशीन आती है, वो ले आओ आप और हर दिन उसको मेज़र करो, बस आपका वजन बढ़ जाए। लंग्स में कब पूरा पानी भर जाएगा, जब 2-3 किलो 5 किलो पानी आ गई आपके बॉडी में तो लंग्स भर गया, एडमिशन करना पड़ेगा आपको। तो अगर आप ये वजन वाला हिसाब बना सकते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, करना क्या चाहिए, मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या होता है। तो याद रखिएगा मेडिकल मैनेजमेंट हमारे मेडिकल साइंस के तरफ से क्या करते हैं हम लोग, एक तो बोलते हैं भाई आप वजन कम करो, उसके लिए डाइट चेंज करो, एक्सरसाइज करो, वेट कम करो, योगा करो। ये तो सावल के तरफ से हम लोग ये क्यों कर रहे हैं कि दोबारा हार्ट अटैक ना हो। दूसरा हम लोग बोलते हैं जो दवाइयाँ आपको लिख रहा है उसमें कोई कोताही नहीं करना है। ब्लड प्रेशर की गोली हो, चाहे शुगर की गोली हो, चाहे
वो एलोपैथी की जो भी हम लोग टैबलेट लिख के दे रहे हैं उसको छोड़ना मत। याद रखिएगा लो इजेक्शन फ्रैक्शन का मेडिकल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जहां मेडिकल मैनेजमेंट आप भूलें और लंग्स में पानी जम जाएगा, इस बात को आपको बहुत याद रखना है। मैं जिनकी भी लो इजेक्शन फ्रैक्शन 30 से कम होती है उनको बोलते हैं 1 लीटर पानी आपको ज़रूरत है। समर्स में 1.5 लीटर चलेगा, पर 1 लीटर से ऊपर पानी लेने की ज़रूरत नहीं है पूरे दिनों में। ये बात आपको याद देना होगा। फोटो अपने कैमरा से फोटो, तो ये बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेडिसिन्स को बंद नहीं कर सकते, इस बात को आपको बड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा, मेडिकल साइंस की जो दवाइयां हैं, और ये भी याद रखिएगा एक दिन के लिए दवाई नहीं है, ये चलता रहेगा। आज दवाई लेंगे, 24 घंटे बाद दवाई का असर खत्म हो जाएगा, फिर दवाई लेंगे, फिर 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपके दिमाग में हर वक्त ठीक रहे जैसे याद रखिएगा। और याद रखिएगा जब जरूरत हो तो लाइसिक्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद है कि और कौन सी दवाई लिया जा सकता है। एक तो हो गया डायूरेटिक लेना है, जिनको मैं अभी दवाइयों का खाली नाम बता रहा हूँ, हो सकता है आप ऑलरेडी ले रहे हो, पर अगर आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे, इसकी एक स्लाइड भी दिखा दूंगा, पर मैं एक एक करके दवाई समझाता हूँ। एक तो डायूरेटिक्स लेना है। डायूरेटिक्स मतलब जो दवाई से खूब पेशाब हो। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, सर वो दवाई लेने से मेरा पेशाब आता, मैं तो नहीं लूंगी। मैं बोला लेना तो पड़ेगा ही। हाँ, आप इस दवाई को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। बोला क्या एडजस्ट कर लेना? मैं बोला कहीं बाहर जाओ तो नहीं लेना, आके ले लेना। जैसे आपको हमने सुबह बोला और सुबह आपने ले लिया और बाहर निकल गए और पेशाब के लिए ढूंढ रहे जगह हर 1 घंटा आधा घंटा में, नो नो नो, उस वक्त नहीं लीजिए आप अगर 10 बजे निकलना चाहते हैं सुबह 5 बजे उठ के ले लीजिए, या वापस आइए 1 बजे आके ले लीजिए, तो घर पे ही पेशाब में जाए, ऑफिस पहुंच जाए उसके बाद ले लीजिए। तो याद रखिएगा ये जो डायूरेटिक दवाई होती है जिसका बहुत सारे नाम है, वो दवाई जैसे ही लेंगे पेशाब आएगी, उसको लेना कंपलसरी है। एंजाइना ना हो उसके लिए एंटी एंजाइनल दवाई लेनी पड़ेगी। ब्लड प्रेशर के लिए हम लोग 2 तरह की दवाई इसमें बहुत अच्छा मानते हैं, उसको बोलते हैं एस इनहिबिटर और ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये दोनों दवाइयाँ हार्ट के फेलियर के केसेस में जरूर दिया जाता है ब्लड प्रेशर के लिए। और इसके बाद भी पल्स और बीपी कंट्रोल ना हो तो लॉन्ग एक्टिंग बीटा ब्लॉकर दिया जाता है। तो एस इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, ARB और डायूरेटिक, ये तो हर डॉक्टर देंगे। कोई भी जानकार एलोपैथी का डॉक्टर होगा ये दवाई देगा ही देगा। और अगर पंपिंग कम है तो पंपिंग बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ दवाइयाँ देते हैं। उसमें डिजिटालिस आपने सुना होगा, लैनॉक्सिन, डिगॉक्सिन, ये बहुत सारे लोगों को दिया जाता है। ब्लड को पतला करने की दवाई जरूर देते हैं। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड अगर ज़्यादा है उनको कम करने की दवाई कंपलसरी है। और अगर कोई मिसिंग बीट हो या हार्ट की एक पार्ट का स्पीड बहुत बढ़ गया, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, तो उसमें भी दवाई को हम लोग को देना पड़ता है। अब आते हैं हार्ट की दवाई तो चल रहा है सर, और क्या करें? और जो करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग जो बोलते हैं वो है ECP, एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन या एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन या नेचुरल बाईपास। एक मशीन से ये ट्रीटमेंट किया जाता है और इसके संग अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन साथ कर लेते हैं। आपको मैं बताऊं फेलियर के वक्त एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत जरूरत है। डिटॉक्सिफिकेशन जो होती है वो टॉक्सिक लोग को फेलियर बहुत जल्दी होता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन का भी बड़ा रोल रहता है। बस ये डिटॉक्सिफिकेशन करते वक्त जो हम लोग लिक्विड देते हैं वो 300-400 ml के जगह 100 ml में दे देते हैं, और उसके संग लैसिक्स भी थोड़ा सा दे देते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पानी भी निकल जाए। अब आदमी बोलता है सर मेरे को भी लो पंपिंग पावर है, ऐसे तो चल रहा है ठीक, पर डेंजर साइंस क्या क्या वो बताइए। तो मैं आपको बता दूं डेंजर साइन क्या है। सडनली आप बिगड़ सकते हैं और हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं, जान भी जा सकती है अगर नहीं ख्याल किया तो डेंजर साइन क्या क्या? पहला डेंजर साइन आपको ध्यान रखना है कि नींद लेते लेते सांस फूल गई और उठ के बैठना पड़ा। ये डेंजर साइन बता रहा है कि आपका पल्मोनरी एडिमा हो रहा है और आपको अब बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। या तो इमीडिएट डॉक्टर के पास जाइए, और अगर ये बढ़ जाए तो हॉस्पिटलाइज भी करना हो सकता है। 1 नंबर ये बात। और दूसरी हो गई ब्रेथलेसनेस ऑन वॉकिंग। आप बोलते पहले तो वॉक कर पा रहा था, अब नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये समझ जाइए आप फेलियर में आ रहे हैं, सांस फूल रही है आपकी। पैरों में स्वेलिंग आ रहे हैं तो भी एक इंडिकेशन है कि आप डेंजर की तरफ बढ़ रहे हैं। पैरों में स्वेलिंग नहीं आना चाहिए। कभी कभी फेटिग और वीकनेस मतलब कमजोरी आ जाता है बॉडी में, और ब्रेथलेसनेस अगर रेस्ट है तो ये समझ लीजिए आपको स्ट्रेट होके बैठना पड़ेगा और फिर
आगे उसका लैसिक्स लेना है तो लैसिक्स लीजिए। अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया तो बहुत जल्दी आपकी लो ये पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, लंग्स में पानी जम जाएगी। तो याद रखिएगा ब्लड प्रेशर कभी भी 120 के ऊपर जाना नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं लो इजेक्शन वालों को बोलता हूँ 110 रखो, 100 रखो, मुझे दिक्कत नहीं, पर 120 नहीं रखना। इस बात को याद रखिएगा। अगर पेट में स्वेलिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसाइटिस, या छाती में दर्द हो रहा है, एक्यूट पेन हो रहा है, तो भी ये एक डेंजर साइन है। और जब ये ब्रेन में भी इसका असर आ जाता है तो आदमी कंफ्यूजन में आ जाता है, कभी कभी लॉस ऑफ मेमोरी ये होता है, एंग्जाइटी, पसीना पसीना आने लगता है, तब आदमी को समझ जाना चाहिए कि मैं फेलियर में हूँ, भागो हॉस्पिटल इमीडिएटली। तो याद रखिएगा फेलियर ना हो उसका ध्यान रखिए। मैंने जो जो आपको एडवाइस बोला है, दवाइयाँ बोला है, उसको जरूर लीजिए और कोशिश करिए कि आगे जाके पंपिंग बढ़ जाए। ये पंपिंग कैसे बढ़ता है उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। पर अब ये सोचते हैं टेस्ट क्या क्या किया जा सकता है। टेस्ट में मैं आपको बता दूं, अगर कोई की लो पंपिंग पावर है तो इकोकार्डियोग्राम साल में 3-4 बार जरूर करवाइए। हर 3 महीना में इको कराइए। इको कराने में 1-2 हज़ार रुपये लगता है और उसमें कुछ है ही नहीं, कोई ना रेडिएशन जाना है ना कोई इन्वेजन है। इको से हम लोग को पता चलता है पंपिंग पावर कितनी है। सीटी एंजियोग्राम कराइए ब्लॉकेज चेक करने के लिए। अगर आपकी पंपिंग पावर पहले ठीक थी अब कम हुई है तो ये देखना है कौन से ट्यूब में हार्ट अटैक हुआ है, और आगे और कोई ब्लॉकेज हो तो दोबारा हार्ट अटैक ना हो उसका भी बंदोबस्त देखना पड़ेगा। आपको एक टेस्ट हम लोग करवाते हैं, इसको बोलते हैं BNP। ये एक बहुत बढ़िया टेस्ट आ गई है। कभी भी आदमी फेलियर में हो तो BNP बढ़ जाती है। इसको एक और इसका एक पार्ट है एंटी प्रो BNP। प्रो BNP और BNP ये दोनों को चेक कराना चाहिए। और जब भी आदमी लंग्स में पानी जमे, हार्ट फेलियर में जा रहा है, तो ये दोनों बढ़ जाती है। ये ब्रेन से सिक्रीट होती है और ये नाइट्रेट यूरेट्रिक पेप्टाइड माना जाता है, ब्रेन नाइट्रोयूरेट्रिक पेप्टाइड। और ये अगर 100 से ज़्यादा है और प्रो BNP अगर 300 से ज़्यादा है तो आप फेलियर की तरफ ही जा रहे हो। कभी कभी हम लोग के पास लोग आते हैं 1500, 1000, 2000 तक लेके आ जाते हैं। एक तो मेरे पास 13,000 लेके आया था BNP। एनीवे, लिपिड प्रोफाइल, शुगर, इलेक्ट्रोलाइट, किडनी फंक्शन टेस्ट ये भी होना चाहिए। कोई चाहे कि हार्ट का पंपिंग कितना कम हुआ, उसमें से कितना वाइबल एरिया उसको चेक करना है तो स्ट्रेस थैलियम टेस्ट किया जा सकता है। डायबिटीज़ अगर हो तो आपको 3 महीने वाला शुगर जरूर कराना पड़ेगा। TMT या स्ट्रेस इको कराया जा सकता है। तो ये सब टेस्ट हम लोग लो इजेक्शन फ्रैक्शन वालों को करवाते हैं। चेस्ट एक्सरे, ECG भी कराते हैं कभी कभी, पर रेयर केसेस में, वो बहुत काम में नहीं आती है, नॉर्मली आता है ज़्यादातर। जब फेलियर हो तब एक्सरे में खराबी आएगी, पर एक्सरे से ज़्यादा हम लोग तो इको से ही पता कर लेते हैं फेलियर चल रहा है कि नहीं। चलिए आगे याद रखिएगा, आपको ये जो ECP है इसको एक बार मैं समझाना चाहता हूं। तो आपको ये स्लाइड दिखाना चाहता हूं। ये देखिए ECP का मतलब क्या है। इसमें एक मशीन होता है, इसको नेचुरल बाईपास बोलते हैं। इसकी थियरी क्या है ना, हार्ट में जो ब्लॉकेज हो गई है, बाईपास सर्जरी वाले बोलते हैं हम नया ट्यूब लगाएंगे, ये वाली काट के लगाएंगे, और हम लोग बोलते हैं काटो मत। हार्ट में हजारों छोटे छोटे न्यू ट्यूब है, ये एक्स्ट्रा पड़ी है हमारे पास। नेचर ने हमारे पास एक स्पेयर दिया हुआ, एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, इसी को चालू कर लो तो हमें जरूरत ही नहीं है ऑपरेशन करने का। तो बाईपास ना करके इन ट्यूब्स को खोलने के लिए बोलते हैं, और इससे हमने ये देखा है पंपिंग बढ़ती है। मेरे पास ऐसे कितने केसेस हैं जिनमें पंपिंग बढ़ गए हैं। तो इसके लिए मेरे पास तो ऐसे लोग हैं जिनको बोला गया भाई आपकी ट्रांसप्लांटेशन होगा, हार्ट को बदलना पड़ेगा, 50 लाख रुपए लाओ, उनको ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। तो ये ECP काफ़ी काम की चीज़ है। इसमें आपको एक बेड पे लिटाया जाता है, जैकेट्स लग जाती हैं और ECG लगा दिया जाता है। 1-1 घंटे का इलाज होता है और 35 से 40 घंटे तक हम लोग इलाज कराते हैं। और इससे हमने देखा है बहुत सारे लोगों की पंपिंग बढ़ जाती है। इसमें होता है क्या, हार्ट के जितने सारे छोटे छोटे ट्यूब, ये देखिए ये बिफोर ट्रीटमेंट ये है और आफ्टर ट्रीटमेंट आपको दिख रहा है कितने ट्यूब बन गए। एक और कलर में दिखा रहा हूँ, देखिए बिफोर ट्रीटमेंट ये था और आफ्टर ट्रीटमेंट आप देखेंगे तब समझ में आएगा, इतने सारे हजारों नई ट्यूब खुल गई है। तो ये हम लोग खोल के देते हैं और इससे पंपिंग के बढ़ने के पूरे चांसेस होते हैं, सबको नहीं। और ये ट्रीटमेंट हार्ट फेलियर के लिए भी अप्रूव्ड हो गई है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से और अमेरिकन गवर्नमेंट से, US FDA से, यूरोप में भी और चाइना में भी ये अप्रूव्ड है। और ये ट्रीटमेंट आज मोस्ट साइंटिफिक नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है जो रिप्लेस करने का ताकत रखता है बाईपास एंजियोप्लास्टी को। ये पूछने की बात है कि सर ECP से क्या इम्प्रूव करता है। यस, 40 डेज अगर ECP का ट्रीटमेंट नेचुरल बाईपास किया जाए तो ये इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ा सकता है। और
याद रखिएगा इसके साथ दवाइयाँ, लाइफस्टाइल को छोड़ना नहीं है। डिटॉक्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट और अच्छी आएगी, पर डिटॉक्स में लिक्विड काफ़ी कम देना पड़ेगा। बाईपास सर्जरी इज़ अ हाई रिस्क सर्जरी। अगर कोई की लो पंपिंग है और उसको बाईपास किया जाए तो याद रखिएगा बहुत हाई रिस्क सर्जरी होता है और मौत सर्जरी टेबल पे होने का बहुत चांस रहता है या आगे पीछे हो जाने का चांस रहता है। लोग ये पूछते हैं सर एक आईसीडी करके एक चीज़ लगा दो, एआईसीडी या सीटीडी लगा दें तो कैसा रहेगा। 5 से 10 लाख की खर्चा होता है इसको लगाने में, पर इससे कोई पंपिंग बढ़ती नहीं है। ये बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के काम में आ जाएगी, कभी ना कभी काम में आ जाएगी, तो 5 लाख 10 लाख तो हमारे भी काम में आ जाएगी, तो ये काम में आने वाली बात नहीं है। पर उससे पंपिंग बढ़ जाए, उनसे पूछे सर पंपिंग बढ़ा सकता है क्या, बोलते नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। तो मुझे मालूम है इससे बढ़ता नहीं। और लास्ट ट्रीटमेंट क्या है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। कोई छोटी बात नहीं है। हार्ट जो पूरे बॉडी का 1 मिनट भी रोक दिया तो गया आदमी। वो हार्ट को ट्रांसप्लांट करना कोई छोटी बात नहीं है। 1 करोड़ रुपया तक खर्चा होता है एक ट्रांसप्लांट कराने के लिए, और उसके बाद भी हर महीने 4-5 लाख रुपया खर्चा होता रहता है, क्योंकि वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग चाहिए, हर वक्त दिखाना पड़ता है। तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कोई जोक नहीं है, इट्स अ वेरी हाई एंड सर्जरी, और एक तो पैसा होना चाहिए और लक भी होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ उससे अच्छा कि आप ईसीपी कराओ, सेफ है, नॉन इन्वेजिव है, इंप्रूवमेंट आने के पूरे चांसेस होते हैं। अब आदमी बोलता है सर ये कैसे इंप्रूव कर देगा। मैं आपको बताऊं, जब भी कोई को हार्ट अटैक होता है तो 2-3 चीज होती है। एक तो होता है डेड मायोकार्डियम। डेड मायोकार्डियम जो है कंप्लीटली डेड, इसको रिवर्स नहीं कर सकते, इसको रिवाइव नहीं कर सकते। पर 2 तरह की और चीज होती है जो डेड के आसपास के एरिया होता है। ये मायोकार्डियल हाइबरनेशन में चली जाती है, जहां पे हार्ट अटैक के बाद जो वेंट्रिकल है वो डिसफंक्शन में चली जाती है। इसको हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं ईसीपी से। और कुछ स्टंड मायोकार्डियम बोलते हैं। उस वक्त क्या होता है, मायोकार्डियम जो है हार्ट का मसल्स, वो कैल्शियम की स्टिमुलेशन को लेते ही नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्शन के वक्त कैल्शियम आती है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो जो मायोफिब्रिल्स है, जो हार्ट मसल्स का पार्ट है, वो काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे केसेस में ईसीपी दोनों एरिया को रिवाइव कर सकता है, और ये दोनों रिवर्सेबल है। अगर आप वजन को कम करते हैं, आपको लो इजेक्शन फ्रैक्शन है, आपका पंपिंग कम है, आप ये दोनों ट्रीटमेंट करते हैं ईसीपी और डिटॉक्स, तो इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है। लोग बोलते हैं सर इंप्रूवमेंट कैसे आएगी, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट सबसे बड़े अपोजिशन में। नहीं नहीं, ये नहीं होता है। अरे मेरे पास हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ केसेस है जिनको इंप्रूवमेंट आई है। मैं आपको कुछ वीडियो भी दिखाऊंगा आज। मैं आपको बता दूं, ईसीपी और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या लो पंपिंग पावर के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है, और उनमें से 2 रिसर्च मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये एक रिसर्च है IEPR, जो एक ईसीपी रजिस्ट्री चालू हुई थी इंटरनेशनल। वो लोग में 540 से ऊपर केसेस में किया गया ईसीपी, और उनको काफ़ी इंप्रूवमेंट आया। इनकी हार्ट की एक्सरसाइज पावर काफ़ी बढ़ गई, हार्ट इंप्रूव कर गया। और एक पीच ट्रायल है, प्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ ईसीपी इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, 187 पेशेंट्स का। ये ट्रायल्स बता रहा है कि ईसीपी इज़ अ बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और लो पंपिंग पावर। मेरे पास इतने सारे लोग हैं, मैं आज चेक कर रहा था अभी बंद के वक्त, मेरे पास सारे पेपर्स नहीं मिले, बट मैं आपको 2-4 पेशेंट का दिखाना चाहता हूँ। इनका 30% पंपिंग था और देखिए एकदम 60% चला गया। मिस्टर जादव करके हैं, ये हमारे पास न्यू बॉम्बे में आए थे, और इनका मैं मिला, मैं बोला इतनी खुशी की बात, बोला सर मेरा पंपिंग 30 आ गया था, अब 60 आ गई। ये मरीज है जिनका 50 था और 65 आ गई। इनके ब्लॉकेज आप दिख रहे हैं कितनी कम हो गई है, इन्होंने दोनों ट्रीटमेंट लिया और इनकी इतनी इंप्रूवमेंट आ गई। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं, और वीडियोस अभी तैयार करवाते हैं आपके लिए। आपको मैं वो वीडियोस में दिखाऊंगा हमारे ऐसे ऐसे मरीज हैं जिनका कंडीशन बहुत ख़राब था और अब उनको काफ़ी इंप्रूवमेंट किए हैं। और उसके वीडियो दिखाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन आंसर। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं और कुछ आ भी रहे हैं ऑलरेडी, तो मैं आपको ये बताऊंगा इनको क्या करना है। एक एक करके आपको वीडियो दिखाता हूं मैं, और वीडियो देखने के बाद फिर आपको आगे चीज समझ आएगी। काफ़ी मेरी क्रिटिकल पोजीशन थी, मैं चल फिर नहीं सकता था। डॉक्टर मेदांता में मुझे 15 दिन में रहा। वहाँ पे 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद मुझे बताया गया कि साहब आपका हार्ट का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैं काफ़ी चिंतित हो गया। एक तो मैं उतने सक्षम नहीं था कि 10, 20, 50 लाख में हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन करवा सकूं। मैं एकदम मायूस हो गया। मायूस होने के बाद हमारे एक रिलेशन ने, एक हमारी सिस्टर के रिलेटिव का ऑपरेशन, इनके यहाँ डॉक्टर विमल छाजर का उन्होंने नाम सजेस्ट किया
कि आप वहाँ जाओ, जो भी होना होगा वहाँ होगा। मेरा इजेक्शन फैक्टर ओनली 19% था। टेक्निकल टर्म में उसको हार्ट फेल्योर बोला जाता है। मुझे डॉक्टर साहब के जूनियर ने एक्सेप्ट नहीं किया, बोला नहीं साहब इतना बिलो हम इजेक्शन फैक्टर को नहीं टेकअप करेंगे, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। फिर मैं डॉक्टर बिमल छाजर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि साहब देखो तो ये तो बहुत कम है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, रिस्क फैक्टर है। और उन्होंने एक्सेप्ट किया। थैंक्स गॉड उनके यहाँ मैंने ट्रीटमेंट करवाया और वो ट्रीटमेंट से मुझे काफ़ी सुधार हुआ। मैं चल फिर नहीं सकता था। आफ्टर ट्रीटमेंट अब मैं फ्रिक्वेंटली चलता हूँ, अपना व्यापार देखता हूँ और आज मैं 1.25 साल के बाद उनके पास दोबारा फिर से चेकअप के लिए आया हूँ और मुझे काफ़ी संतोष है, काफ़ी सेटिस्फेक्शन है। थैंक्स टू डॉक्टर। ये सज्जन को हम लोग रिफ्यूज़ कर चुके थे और फिर इनको हमने लिया और कितनी इम्प्रूवमेंट आप समझ सकते हैं। 1.25 साल बाद वापस आ रहा है और 1.25 साल में कोई दिक्कत नहीं है, जबकि उनको बोला था हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। घूम फिर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं। चलिए एक और देखते हैं इसके साथ ही। मैं विजय कुमार शाही, ग्राम खरवनिया, पोस्ट खरवनिया, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। 14 जनवरी 18 में मुझे हार्ट अटैक हुआ। मैं पीजीआई गया, संजय गांधी पीजीआई में दिखाया तो वहाँ वो बाईपास सर्जरी करने के लिए बोले। पूरा ट्रीटमेंट लिया जितना इनके यहाँ होता है और 0 ऑयल का प्रयोग किया, वॉकिंग किया, सब ठीक है। इस समय मैं 10 किलोमीटर तक डेली पैदल भी चल लेता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है और सब बढ़िया चल रहा है। दवा भी मेरी बहुत कम हो गई है, पहले 7-8 गोली चलती थी, आज के डेट में केवल 2.5 गोली एक टाइम खानी है मुझे। वजन कितना? और वज़न मेरा 88 किलो था जब पीजीआई में गए थे, तो इस समय 66 किलो वज़न हो गया है, यानी 22 किलो वज़न भी मेरा कम हो गया है। मुझे किसी तरह की कोई परेशानी अब नहीं है। पंपिंग पावर मेरी पहले 45 थी, 45, और वो 58 हो गई है, यानी 58 हो गई है। कोई दिक्कत नहीं। अपनी ईसीपी और बीसीए सब ईसीपी बीसीए तो इनका भी आप देख रहे हैं, इनकी पंपिंग 45 से 58 तक हो गई है और गोलियां कितनी कम हो गई जब हार्ट की पंपिंग बढ़ती है। ऐसे मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं और मैं जानता हूं ये सारे लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये एक नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे तो आपको और समझ आएगी। हूँ 12 दिसंबर को मेरा तबीयत खराब हुआ था। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करने के बाद बाईपास के लिए बोला था। उसके बाद कितनी ब्लॉकेज बोली थी? 90, 80, 90 तो, और हार्ट पंपिंग मेरा 25 था। जो मैंने ईसीपी कराने के बाद 40 दिन के मेरा पंपिंग 43 हो गया है और मेरा वजन भी 14 किलो 88 से 74 kg हो गया है और मैं पहले से काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। साउंड थोड़ा कम है मुझे मालूम है, क्योंकि वो मैं लैपटॉप पे प्ले करके दिखा रहा था, बट नेवरदिलेस मेरे ख्याल से मैं अब क्वेश्चन आंसर की तरफ ही चलूँगा। मैंने आपको ये बताया है कि हार्ट की बीमारी में सॉल्यूशन हमारे अपने पास है, ऑपरेशन करना ज़रूरी नहीं है। हार्ट के हॉस्पिटल को ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स मिलते हैं, वो लोग चाहते हैं इनका आईसीडी लग जाए, इनका हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो जाए, इनका बाईपास सर्जरी हो जाए, और मेरे को लगता है इससे सरल उपाय हमारे पास हैं और ये पंपिंग को हम लोग बढ़ा सकते हैं। हेलो, इसको पकड़िए। शुगर और बीमारी थी, उसमें मेरा 20 से कम हो गया था। डॉक्टर लोगों ने ऑपरेशन बोला था, फिर मैं घबर गया था, मैं हमारे घर की पूरी फैमिली हार्ट के बारे में। फिर हमारे एक लड़का, बड़ा लड़का जज है उस्मानाबाद पे, उन्होंने देखा यूट्यूब पर डॉक्टर साहब का नाम, तो लगे जब पूना है, पूना में लेके फिर बम्बई चले गए ठाणे में। फिर वहाँ डॉक्टर साहब ने दवाई दी तो हमारा 20 से 35 हो गया। डॉक्टर बिमल छाजेड़ साहब, और उसके बाद हम बोरीवली में गए। तो इनका आपको समझ आ रहा है, पंपिंग पावर 20 था और 35 हो गई है।
तो ये जो पंपिंग बढ़ना, हमारे पास लोएस्ट, आदमी बोलता है सब लोएस्ट कितना पंपिंग वाले को आप ले सकते हो, तो मैं आपको बताऊं लोएस्ट हम लोग 15% तक लिया है। हमने पहले रिफ्यूज़ करना चालू कर दिया। एक पेशेंट है हमारे पास जिनका पंपिंग काफ़ी कम हो गई थी और उनकी 15% पंपिंग थी। पहला दिन मुझे जाके गाड़ी में देखना पड़ा था क्योंकि इतनी सांस फूल रही थी, चलने लायक नहीं थी। मैं उनको जब मैं गाड़ी में जाके देखा तो मैंने बोला ना, इनका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएंगे, और उनका हमने ट्रीटमेंट कराया और फिर उनका 25% पंपिंग हो गया 15 की जगह, और अब वो 1 घंटा वॉक कर सकती हैं। तो ये समझ लीजिए इतना कुछ हो सकता है। एक यंग पेशेंट है, अभी आपको दिखा रहा हूँ, उनको बोला गया था बाईपास सर्जरी करो और उनकी पंपिंग 45 हो गई थी, अब वो 60 तक आ चुका है। मेरा नाम दिग्विजय सिंह है, मैं कानपुर में रहता हूँ और मुझे 1 साल पहले अभी हार्ट अटैक का पता चला था, जिसमें मैंने कार्डियोलॉजी से अपना एंजियोग्राफी कराया था और उसमें मेरी 100% एक ब्लॉकेज निकली थी, बाकी 50 और 80% भी थी। मुझे तुरंत यहाँ पर डॉक्टर्स ने बाईपास सर्जरी के लिए रिकमेंड कर दिया था, पर मैंने इंटरनेट और पेपर्स में सर्च किया कि क्या कोई और थेरेपी है जिससे कि हम लोग बाईपास को अवॉइड कर सकते हैं। तब मुझे डॉक्टर बिमल जी के बारे में पता चला। डॉक्टर बिमल जी का सेंटर मैंने छतरपुर में पता किया और फिर वहाँ पर कांटेक्ट करने पे पता चला इनका 2 टाइप का ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिससे कि ये बाईपास को अवॉइड किया जा सकता है। मैंने वो दोनों टाइप का ट्रीटमेंट, नेचुरल बाईपास और केमिकल एंजियोग्राफी कराई, जिससे कि मेरा अब 100% वाला ब्लॉकेज 70% के आसपास रह गया है। बाकी दोनों में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और अब मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, मैं सारे काम कर रहा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। इजेक्शन फ्रैक्शन मेरा इको से अब पता चला है, पहले 45% था, अभी 64% हो गया है। आप खाना पीना रहन सहन में कितना? तो एनीवे मैं जानता हूँ, मैंने आपको वीडियोस भी दिखाए हैं। अभी 5-7 मिनट मेरे पास टाइम है कुछ क्वेश्चन आंसर देने के लिए। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक एक करके मैं बताऊँ। एक लिखा है डाइट फॉर लो इजेक्शन फ्रैक्शन, खाना क्या खाना चाहिए लो इजेक्शन फ्रैक्शन में। देखिए, खाना तो 0 ऑयल का ही होना चाहिए और पानी आपको हमने बोला 1 लीटर से मेकअप करना पड़ेगा। सुबह 1 बॉटल भर लीजिए और नेक्स्ट दिन सुबह तक वो 1 बॉटल से ही पीने का बंदोबस्त करना है। गर्मी के दिन में अगर आप एसी में नहीं रहते हैं तो आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिया जाएगा पानी, तो इस बात को याद रखिएगा, पानी इतने लेना। नॉर्मल आदमी का पंपिंग 60 होता है और ये बात मैंने पहले ही बोला था। हो सकता है कोई अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उनको मालूम ही नहीं पहले का बात, उन्होंने लेट ज्वाइन किया हो सकता है हम लोग को। एक ये लिखा है कि वॉकिंग लिमिट, जब इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो तो कितना वॉक कर सकते हैं। देखिए, जब आप क्लास 4 स्टेज में हो, जबकि बैठे बैठे ही आपको सांस फूल रहा है, तो फिर तो वॉकिंग का कोई मतलब नहीं है। जब हम उनको इम्प्रूव कर लेते हैं, जब उनकी सांस फूलना ठीक हो जाता है, जब चलने फिरने लग जाते हैं, तब हम लोग धीरे धीरे उनको वॉक चालू करवाते हैं। और मैं चाहता हूं उनको 35 मिनट वॉक जरूर कराया जाए, पर शुरू 1 ही मिनट से करें, 2 मिनट से करें, 3 मिनट से करें, धीरे धीरे 1-1, 2-2 मिनट बढ़ाते जाएं। अल्टीमेटली मुझे 35 मिनट वॉक कराना बहुत ज़रूरी है और ये बात को आपको मालूम होना चाहिए कि भाई हार्ट का पेशेंट को मुझे इतना वॉक चाहिए। ये पूछ रहे हैं कि सर दोनों अगर साथ लें तो बढ़िया रहेगा क्या, ईसीपी के संग डिटॉक्स भी? यस, ईसीपी डिटॉक्स दोनों चालू करेंगे तो इसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बस डिटॉक्स में एक ही है कि थोड़ा हम लोग को 100 ग्राम लिक्विड देना होता है, तो वो पानी के संग रीएडजस्ट होगा आपको 100 ग्राम भी। कोई ने लिखा है सर लो पंपिंग पावर लोएस्ट कितना चलता है? मैं आपको बोला हूँ 15% तक मैं समझता हूँ लोएस्ट है, इसके बाद फिर जीना मुश्किल, फिर बेड पे सोना पड़ेगा। मेरे पास ऐसा पेशेंट है 15 से कम है और बेड पे ही सोया, बोलता है बस बाथरूम भी जाने नहीं सकता हूं क्योंकि इतनी सांस फूल जाती है, और उनको हमने इंप्रूव किया है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड विथ ईसीपी, जो पूरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हम लोग सावल में बोलते हैं वो ईसीपी के साथ आपको पूरा करना पड़ेगा, इसमें कोई शक रखने का जरूरत नहीं है। ड्रग्स लो इजेक्शन फ्रैक्शन में मैंने आपको बोला डायूरेटिक्स देना पड़ेगा और उसके संग एंटी एंजाइनल दवाई, ब्लड पतला करने का दवाई, एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन, और उसके संग एस इनिबिटर और ARB इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, और उसके संग बीटा ब्लॉकर भी दिया जा सकता है अगर पल्स रेट हाई है तो। और पंपिंग बढ़ाने के लिए एक लैनॉक्सिन डिगॉक्सिन दिया जाता है। तो ये सारे के डोज लेट योर डॉक्टर डिसाइड, पर बीपी को कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा।
ईएफ में क्या क्या टेस्ट हो सकता है, मैंने बोला इको करवाना सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी ब्लड टेस्ट भी मैंने आज बताया था क्या क्या करना चाहिए। ये पूछ रहे हैं लाइफ कितना चलेगा अगर लो ईएफ है। मैं आपको बता दूं लाइफ का मैं समझता हूं अगर आप बहुत अच्छे से चलेंगे तो 20 साल 30 साल भी चल सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ईएफ वाला का नॉलेज ना हो, कार्डियोलॉजिस्ट कुछ बताते ही नहीं उसको ईएफ है क्या, होना क्या है, वो दवाई लिख के छोड़ देता है, मरीज को मालूम ही नहीं क्या खाना कैसे चलना, और वो एक दिन ना एक दिन जान चली जाती है। तो ऐसे मैंने देखा है कि अगर एजुकेशन के अभाव हो, उनको ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किया गया है तो वो जान 6 महीना 1 साल में भी मारा जाता है। ये क्वेश्चन आया कौन सा डायूरेटिक बेस्ट है, तो इसका एक बार बता दूं, एक डायूरेटिक से नहीं होगा। कोई डायूरेटिक से पोटेशियम बढ़ जाती है, वो भी डायूरेटिक हमको चाहिए, पोटेशियम कम नहीं होना चाहिए क्योंकि हम डायूरेसिस करते हैं तो पोटेशियम कम भी होता है। कुछ उसको बोलते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग वाले, और कुछ हम लोग ऐसा होता है जो सोडियम को कम करता है, वो भी बहुत नहीं चाहिए। तो हम लोग कम्बिनेशन ऑफ डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं, एक लूप डायूरेटिक देते हैं, थायोजाइड भी देते हैं, और उसके संग एक देते हैं जो कि पोटेशियम स्पेयरिंग होता है, और उसके संग एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी देते हैं। तो 4 तरह के डायूरेटिक हम लोग कंबाइन भी करके दे सकते हैं, एटलीस्ट 2 या 3 तो हम लोग देते ही हैं। मिनिमम ईएफ फॉर लाइफ तो हमने ऑलरेडी बताया है। ये पूछा गया ईएफ डे टू डे कैसे चेंज हो जाता है, एक आदमी दिन में 3 बार कराए तो अलग अलग क्यों आ रहा है, ये करने वालों के ऊपर डिपेंड करता है। जो डॉक्टर कर रहा है उसकी ट्रिक समझिए उसको, एक हाथ उसका पेशेंट के ऊपर पड़ा हुआ है, वो उसके छाती के ऊपर घुमा रहा है मशीन को, उसका प्रोब को, एक हाथ कंप्यूटर में, तो 2 हाथ तो ब्लॉक हो गया। एक दिमाग उनका दोनों जगह दिमाग चल रहा है, और प्लस कंप्यूटर में उसको देखना पड़ रहा है हार्ट ऐसे ऐसे पंप कर रहा है। जब बड़ा हो तो उसको बटन दबाना, जब छोटा हो तो बटन दबाना, और हार्ट चलता रह रहा है स्पीड से। जब बटन दबाने जाता थोड़ा सा डिले हो गया, सारा इको का रिपोर्ट बदल जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर टू डॉक्टर इको का रिपोर्ट बदल जाता है, 2-4% आगे पीछे होना कॉमन बात है। तो एक मेरे पेशेंट 3 दिन में 3 बार करा लिया और तीनों अलग अलग है। बोलते मेरे को बोलिए कौन सा ठीक है, मैं बोला ऐसे डॉक्टर के पास जाओ सिर्फ इको करता है और डेली करता है, वो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगा। तो एक और बोला जाता है सर लो पंपिंग पावर से हार्ट फेलियर होता है, हाई पंपिंग में भी हो सकता है क्या हार्ट फेलियर? यस, कोई की बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो, कोई का वेल्व खराब हो, उनका ईएफ तो ठीक है फिर भी फेलियर में जा सकता है वो लोग। एज के संग सीएचएफ का ये जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एज के संग बढ़ जाता है। यस, ये देखा जाता है जितनी उम्र बढ़ती है हमारा बीपी भी बढ़ता है और उनके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिनको हार्ट की बीमारी है फिर एज होने के बाद उनको ईएफ में थोड़ा नुकसान ज़्यादा रहता है। कंट्रा इंडिकेशन, कौन सी दवाई लो ईएफ वाले को देना नहीं चाहिए, इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर उनकी पल्स ज़्यादा हो तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि उनको एमियोडारोन दिया जाए। कभी कभी हम लोग बहुत रेयर केसेस में डेल्टियाजिम देते हैं। डेल्टियाजिम इज़ नॉट सो मच इंडिकेटेड, वो खराब भी नुकसान भी करता है, तो केस टू केस थोड़ा वेरी करता है। अगर अदरवाइज हम लोग बोलते हैं एम्लोडेपिन जिससे वाटर रिटेंशन होता है वो नहीं देना चाहिए। पायोग्लिटाजोन डायबिटिक की दवाई है जिससे वाटर रिटेंशन है, वो नहीं देना चाहिए। ये बीएनपी क्या होता है? बीएनपी करके मैं आपको बोला था, एक ब्रेन से एक निकलती है नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, और ये बढ़ जाती है जब भी हमारी, और ये काम करती है, ये हमारे कंजेस्टिव फेलियर को बचाने की कोशिश करती है। लूजिंग वेट से ईएफ में फ़र्क पड़ता है, एग्जैक्टली पड़ता है। अगर आपका वेट लॉस होता है तो कंजेस्टिव फेलियर बहुत जल्दी इंप्रूव कर जाती है। वेट लॉस से डायबिटीज़ इंप्रूव होती है, बीपी कंट्रोल होती है, तो कंजेस्टिव फेलियर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आ जाती है। एक इन्होंने पूछा सर ये जेनेटिक होता है क्या? यस, कार्डियोमायोपैथी जो होता है वो जेनेटिक भी होता है। एक क्वेश्चन और आया है सर ये कार्डियोमायोपैथी का एक ही तरह की होती है? नहीं, 2 तरह की कार्डियोमायोपैथी होता है। कार्डियो मतलब हार्ट और मायोपैथी मतलब मसल्स का डैमेज रहना। 2 तरह का होता है, एक इस्कीमिक होता है जिसमें ये हार्ट अटैक की वजह से उसको बोलते हैं इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी, और एक होता है जो कि इडियोपैथिक कार्डियोमायोपैथी। दोनों में ट्रीटमेंट फ़र्क हो जाता है थोड़ा। इस्कीमिक वाले में हमें लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा ठीक करना पड़ता है, और कार्डियोमायोपैथी में कुछ करने का नहीं है क्योंकि इसका कारण ही नहीं समझ में आ रहा है। पर कार्डियोमायोपैथी काफ़ी रेयर होता है। अगर 100 मरीज मैं देखूंगा लो पंपिंग वाला तो उसमें से 1 या 2 ही मिलेगा जो कार्डियोमायोपैथी लेके आता है। इस वो बात। एक और नया दवाई आया उसके बारे में क्वेश्चन है, वाइमडा। इसमें 2 तरह की दवाइयाँ हैं, एक तो उसमें ARB होता है वो तो ठीक है,
और उसमें एक और दवाई होता है जो BNP के तरह का दवाई होता है, जो नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड को उसका एंटागोनिस्ट है, वो हम लोग की हार्ट की पंपिंग बढ़ाने में मदद करती है। तो आजकल ये वाइमेडा या इसका एक और कंपनी वाइमेडा बनता है नोवार्टिस का, और एक सिडमस करके आता है वो लुपिन का है, दोनों की कंपोजिशन सेम है। ये दवाई आने के बाद काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, तो इसको दिया जा सकता है, पर इससे लो बीपी होता है, याद रखिएगा। तो बहुत लो बीपी हो तो इनको नहीं दिया जा सकता है। तो एक बात याद रखिएगा, हर आदमी टू आदमी कार्डियोमायोपैथी का ट्रीटमेंट बदलेगा। ये नहीं कि आपने एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना दिया, नो, देयर इज़ नो प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल भी बदलते जा रहा है। तो याद रखिएगा, हार्ट की बीमारी में लो पंपिंग पावर होने के चांसेस हैं, इसको बढ़ा लिया तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होता है। तो मैंने आपको आज बहुत सारी बताई है इसके बारे में बात, तो आप इसको आप फॉलो करिए, और जितना फॉलो करिएगा उतना आपके इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। अगर आपकी पंपिंग पावर कम है तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा 100% लोगों की पंपिंग पावर बढ़ेगी, पर मैंने देखा 80-90% लोगों की पंपिंग पावर बढ़ जाती है। तो ECP ज़रूर करवाइए, इसमें बढ़ जाए, इसमें कोई नुकसान का तो कुछ है ही नहीं, और बढ़ जाए, हाँ उससे पहले ऑफकोर्स दवाइयाँ और खाना पीना ये तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। पानी का कंट्रोल याद रखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, अपने आप को हर दिन वेट करिए, अपना BP और पल्स जरूर चेक करिए डे टू डे, उसके हिसाब से कार्डियो लो इजेक्शन फ्रैक्शन का ट्रीटमेंट होना चाहिए।